यदि कोई सीडीपी वगैरह का एग्जाम दोगे तो पता नहीं क्या आ जाए, कुछ नहीं पता है। इसलिए माइंड में रखना जो मैं उदाहरण दे रहा हूं। कोस्पर होजर यूनान का एक राजकुमार था, उसको 17 साल बंदी रखा गया ऐसे कालकोठरी में। 17 साल इसमें बंद रख दिया उसको। काली कोठरी है सिर्फ, एक प्लेट खाने की दी जाती है, ना कोई आवाज की जाती है, ना इस कालकोठरी में रोशनी है। 17 साल बाद इसको बाहर निकाला गया। ये देख सकता था, सुन, सब चीजें थी इसमें। 17 साल बाद में ये ना तो देख पा रहा था, ना सुन पा रहा था, और ना बोल पा रहा था। हेरिडिटी को खत्म कर दिया वंशानुक्रम वातावरण ने। समझ रहे हो आप? वो 17 साल उसने इंटरेक्शन ही नहीं किया, उसको इन्वायरमेंट ही नहीं मिला, तो वो उसकी जो मूल चीजें थी वही खत्म हो गई, उनको मौका ही नहीं मिला ना। होगो मछली का नाम सुना आपने? होगो मछली, होगो मछली का अंडा होता है, इसमें बच्चे के 2 आंखें होती हैं। अब हेरिडिटी तो कह रही है 2 आंखें होंगी इसमें। वातावरण में क्या किया आपने, इसका टेम्परेचर, जैसे मान लो ये 10 डिग्री टेम्परेचर में है, इसको आप 50 डिग्री टेम्परेचर में रख दो, इसकी जो 2 आंखें हैं ना वो 1 हो जाएगी। मतलब हेरिडिटी की एक विशेषता को चेंज कर दिया वातावरण ने। भारत में अमला कमला बंगाल की लड़कियां थी, आपने सुना हो, अमला कमला। जंगल में चली गई, भेड़िया ले गया, भेड़िया ही बन गई अमला कमला। अमला मर गई थी, कमला जिंदा रही थी। और कमला जब तक जिंदा रही उसके लक्षण वही रह गए, भेड़िए जैसे। रामू नामक भेड़िया बालक की कहानी आपने पढ़ी होगी भारत की। और नहीं तो मोगली तो आपने देखा है, चड्डी पहन के फूल खिला है। बताओ, मोगली की कहानी वही है। वो जानवरों के बीच में रहा तो वो जानवर जैसा हो गया, उसमें सब कलाएं वैसी आ गई। आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, आप धीरे धीरे वही बनना प्रारंभ हो जाते। इसलिए मैंने पहले दिन आपको पहली क्लास में एक बात ही बोली थी, दोस्त सही चुनना, ग्रुप अच्छा बनाना। हमारा एक 5 बच्चों का ग्रुप था। जब मैं जयपुर आया तो मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं जयपुर अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यार जयपुर पढ़ेंगे और आईएएस की तैयारी करेंगे, तो मेरे लिए टीचर बनना तो मतलब ही नहीं था। उनकी थॉट ने मेरे अंदर ये ड्रीम पैदा किया कि आईएएस बन सकता है। वो लड़के ठीक थे पांचों, हम 3 इंग्लिश से था, एक हिस्ट्री से था, एक इकोनॉमिक्स से था। हम पांचों का एक ग्रुप बना, लेकिन पढ़ाई का माहौल बना। हमेशा गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते थे कि यार बन सकते हैं, बन जाएंगे, हमेशा विचार आते थे। एक पॉजिटिव थॉट हमने क्रिएट किया कि यार अपने हॉस्टल से निकलने वाला हर बच्चा गवर्नमेंट में बना है आज तक। एक पॉजिटिव थॉट बना लिया हमने, और हम सब लोग बन जाएंगे। ये एक अवधारणा हम लोगों ने बना ली। वो धीरे धीरे एक बड़ा बड़ा विचार बन गया। अब उनमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, पहला। वो एसएससी में इनकम टैक्स में लगा, तो हमारे अंदर और आया कि यार अब हम भी लग जाएंगे। फिर दूसरा बैंक में लगा, ठीक है। फिर एक कॉलेज एजुकेशन में लगा, फिर एक टीचर भर्ती में लगा। धीरे धीरे मतलब पांचों के पांचों सिलेक्ट हो गए और बहुत जल्दी सेट हो गए। रीजन था कि उस ग्रुप में कभी नेगेटिविटी नहीं थी, किसी ने नहीं कहा कि अपन नहीं बनेंगे, पॉजिटिविटी थी। इसलिए मैंने आपको बोला पहले दिन कि 5 ऐसे बच्चे चुनना, 2 ऐसे बच्चे चुनना जो हमेशा बहुत अच्छी बातें करें, जिनसे माहौल बने, पढ़ाई का माहौल बने। मस्ती करें तो करें, क्या फर्क पड़ता है? आपका मन कर रहा है आधी घंटे मस्ती करनी है, हंसी मजाक करनी है, करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बहुत किया है, बट पढ़ाई का मतलब पढ़ाई किए। वो एक ड्रीम था कि यार अपने को बनना है, गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी है। तो माइंड में वो चीजें बन गई, उसके अकॉर्डिंग एक्शन होते गए। तो सच में चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। आप अपने घर का उदाहरण लेके देख लीजिए, एनवायरनमेंट कितना होता है। एक गांव का बच्चा होता है, एक शहर का बच्चा होता है, कितना फर्क होता है गांव और शहर के बच्चे में। किसका फर्क है? एनवायरनमेंट का फर्क। आप शहर में किसी घर में जाइए, बच्चे से बात कीजिए, आपको अलग ही माहौल मिलेगा। बेटा कैसे हो? अंकल बहुत अच्छा हूं। क्या नाम है? पूरा नाम बताएगा। पापा से मिलना है? बैठिए अंकल, मैं बुलाता हूं पापा को। पापा नहीं है अंकल, हर चीज बता देगा।
चाय पानी के लिए पूछ लेगा। गांव में किसी घर जाओगे, अरे उरा कौन आऊं, पापा कठे कौन बताऊं, क्या है। बच्चा जैसा रहता है वैसी चीजें करना शुरू कर देता है। वो आप किस जगह पल रहे हो, बढ़ रहे हो, वही विचार बनने लग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, दोस्त चुनो तो बहुत गजब का चुनना। एक बहुत अच्छी स्कूल के बच्चे हैं, मान लो अपने अल्बर्ट हॉल के पास घूमने आए और पहला पिंजरा लोइन का है, और जैसे आए उन्होंने लोइन को देखा, लोइन सो रहा था, दोपहर का टाइम था, इस टाइम था सुस्ती को टाइम थे, सो रहा हुआ दाग। तो उन बच्चों ने लोइन को देखा और लोइन को देखते गो, वाओ टाइगर इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब इट, चुपचाप बयान निकल जाएगा बेचारा। फिर अफला जवान आया गवर्नमेंट स्कूल वाला, और देख देख तेरो बाप सो रहे हो, कालिया बाठा मारांगा गाजा। और काली और दौड़ी और गीगलो जब तक भी का बाठा मार की भी न जगाऊंगा नहीं ना, बाकी फील ही को नहीं आओ कि घुमंडाया आ गया वहां, मुझे ही को नहीं आओ। इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है सर। वातावरण जैसा होगा आप धीरे धीरे वैसे बनने शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा इन्वायरमेंट के लिए कहूं कि भाई 2152 ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आ रही, वहां एक बच्चा आपके रूममेट ऐसा है कि यार 2152 है तो क्या फर्क पड़ता है, जनता तो भाग जाएगी इस पोस्टों को देख के, अपन 2152 में लड़ते हैं यार। एक विचार दिया, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, यार बात तो सही कह रहा है यार, भाई आम जनता तो भाग जाएगी, वो तैयारी नहीं करेगी, वो छोड़ो यार, उनका दिमाग में ही आएगा। सरकारें चाहती भी यही कि आपके दिमाग को, माइंडसेट को चेंज किया जाए। गवर्नमेंट वैकेंसी तरफ भाग रहे हो तो लोगों में कम कम वैकेंसियां देके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि पब्लिक सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये एक बात बता रहा हूं मैं आपको अंदर की। अब यहां लड़ेगा कौन, बचेगा कौन, जो बहुत स्ट्रांग होगा। बाकी जनता क्या होगी, मैदान छोड़ के भाग जाएगी। क्योंकि हमने आज तक प्रिपरेशन की है 50,000 वैकेंसी में, 30,000 में, 40,000 में, हमें 50-100 वैकेंसी वाली प्रिपरेशन की नहीं। हम डरपोक आदमी हैं, अंदर से डरे हुए हैं, तो आपके आसपास वाले लोग भी आपको डरा देंगे, यार नहीं कौन पार पड़े। आगे कोई बड़ी वैकेंसी हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 40,000 में चांस बनते हैं भाई। मैं तो आपको एक सही विचार दे रहा हूं, अरे अति बढ़िया नौकरी है, स्कूल में जाना है, सुबह जल्दी मुंह ढक के झाड़ू लगानी है, बडोडी राखनी है, आजकल बडोडी रपटा मारना है, प्रिंसिपल थारी सुनेगो, मास्टर थारी सुनेगा, दिन में चाय बना जो और पूरा दिन गप्पा, कोई प्रिपरेशन कौन करनी, कोई कंटेंट पढ़ की कौन जानो। वैकेंसी भी कितनी है, 40,000, 40 जानेंगे, 48, वेरी गुड। 48 के नाम से फील आओगे सर, ये मेरे पास बहुत सारे आए। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले बच्चे का मैसेज था कि सर थक गो तैयारी कर करके ये थे, बताओ ये चतुर्थ श्रेणी में आजमा लूंगी ये काम, वो आजमा 100% चेप देना एम सिस्टम। बताओ आपके भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, फॉर्म से भरेगा की कटी हुई लाग जाओ सर। गवर्नमेंट देखो, गेम जो वाटसन कहना चाह रहा है वो सिंपल सी बात इतनी सी है, इन्वायरमेंट आपको राजा बना देता है और इन्वायरमेंट आपको नौकर बना देता है। गेम किसका है, वातावरण का है, बस इतनी सी बात समझ लो। जब हमें पता है कि वातावरण सब कुछ है, वातावरण सबसे बड़ा टीचर है, तो उस वातावरण में वही चीजें लेके आओ जो आप लाना चाहते हो, ये वाटसन कह रहा है। और इस वाटसन के मत का मैं बड़ा समर्थक हूं, ये एकदम सही स्टेटमेंट है इसका कि वातावरण के द्वारा किसी भी इंसान के जीवन में कितने भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, किसी भी इंसान को अच्छा भी बना सकते हो, किसी इंसान को बुरा भी बना सकते हो। अब देखो इसका अपन प्रभाव पढ़ रहे हैं, प्रभाव याद हो तो कर लेना वरना छोड़ देना। प्रभाव में इतनी सी बात याद रखना, वातावरण विकास के हर पहलू को प्रभावित करेगा। जैसे पहला बिंदु है शारीरिक संरचना पे प्रभाव। क्या वातावरण शारीरिक संरचना को प्रभावित करेगा, यस या नो बोलिए। इसका अध्ययन जोन्स ने किया था, ये याद हो तो कर लेना वरना छोड़ देना, रटना मत इनको कि सर जोन्स वगैरह याद करने पड़ेंगे क्या।
देखो यदि आप रीट का एग्जाम दो तब तो देख के जाने चाहिए, क्योंकि आरबीएससी की जो 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी और एनसीईआरटी की साइकोलॉजी है ना, बमा का नाम दे रखे हैं जो मैं लिखाऊंगा। तो यदि मान लो पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बेस पर यदि रीट जैसे एग्जाम का पेपर आता है तो हो सकता है आपसे पूछ ले, अन्यथा आरपीएससी में सीधा प्रश्न पूछेगा वंशानुक्रम वातावरण का महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, दोनों के बीच संबंध क्या है, ये प्रश्न पूछेगा या स्टेटमेंट। फिजिकल स्ट्रक्चर पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, मैंने पहले भी चर्चा की थी। भारत में सबसे खूबसूरत लोग कहां के होते हैं? साउथ के। कहां होते हैं? कश्मीर के होते हैं। एक नयन तारन देख के तुम्हें सोच लेगी सब है। हाँ, जम्मू कश्मीर का बता तो। कश्मीर से अधिक सुंदरता भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सुंदरता आपको देखनी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनकी हाइट, उनका कलर, उनके नैन नक्श, आपको लगेगा कि वास्तव में सुंदरता यहीं बसी पड़ी। थारो विश्वास ही उठ जाएगो, अफलन देखे बाद में बटे। हिमाचल में भी आपको सुंदरता मिले। जलवायु का प्रभाव, ठंडी जलवायु जहां होती है वहां फिजिकल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बदलती है, कलर फेयर होता है, हाइट अच्छी होती है। ये ठंडी जलवायु का असर होता है, याद रखना। गर्म जलवायु जहां होगी वहां रंग ऑटोमेटिकली काला होगा, वहां ऑटोमेटिकली फिजिकल स्ट्रक्चर में आलसीपन आएगा, हाइट नॉर्मल रहेगी। तो फिजिकल स्ट्रक्चर भी वातावरण से क्या हो रही है? डिसाइड हो रही है। नॉर्मली माइंड में रखना है, मैं लिखा नहीं रहा, बस आपको दिमाग में रखना है कि ठंडी जलवायु में रंग ज्यादा फेयर होता है, हाइट ज्यादा अच्छी होती है, आदमी मेहनती होता है। और जब गर्म जलवायु होती है वहां आदमी का रंग सांवला सा होता है, अपने जैसे लोग होते हैं, हाइट अपनी नॉर्मल होती है, आलसी किस्म के से होते हैं। 2 घंटे क्लास ले बाद में उबासी ले लें 15 तो अपने आप ऑटोमेटिक ले आएगा। वहां वातावरण इतना गजब का कि हर आदमी एक्टिव रहता है। नंबर 2 पे मानसिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका अध्ययन गार्डन ने किया था, फ्रीमैन ने किया था। गार्डन, फ्रीमैन ने मानसिक विकास का अध्ययन किया था। पड़ेगा प्रभाव मानसिक विकास पे। अरे थारे मम्मी पापा घर में बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, गजब का संबंध है मम, पॉजिटिव वाला, तो आप नॉर्मल बच्चे होंगे ना तो भी आपका मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा। आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हेरिडिटी से मिला आपको, लेकिन आपके घर पे इतने लड़ाई झगड़े चलते हैं, इतना नकारात्मक इन्वायरमेंट है, कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है, पूरे दिन लड़ाइयाँ, ईर्ष्या, पता नहीं क्या क्या चल रही है। वहां आपका कितना भी अच्छा आईक्यू लेवल क्यों नहीं होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा। गार्डन ने और फ्रीमैन ने बहुत सारे प्रयोग करके इस बात को सिद्ध किया कि एक एवरेज बच्चे को बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रखा गया तो उसका मानसिक विकास बढ़ गया, उसकी समस्या समाधान, मेमोरी, सब ध्यान, अटेंशन सब बढ़ गए। और एक बच्चा जिसका मानसिक लेवल बहुत अच्छा था उसको एक खराब इन्वायरमेंट में रखा गया तो ऑटोमेटिकली उसका मानसिक विकास क्या होता गया? कमजोर। मतलब निष्कर्ष रूप में अपन यही पढ़ेंगे कि वंशानुक्रम से भी इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो क्या है भाई? वातावरण है। ये तो आप सब समझते हैं। थॉमस एल्वा एडिशन तो मंदबुद्धि तो था, बस उसकी मां ने उसको इन्वायरमेंट गजब का दिया। जब उसने वो कागज लिखा टीचर वाला कि टीचर ने लिखा कि हम इस बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, ये मंद बुद्धि है, तो उस मां ने उसको उल्टा पढ़ दिया कि बेटा ये लिखा है कि तू बहुत प्रतिभाशाली है, वो तुझे पढ़ा नहीं सकते। एक मां ने थॉमस एल्वा एडिशन की जिंदगी बदल दी। उसने इसमें इतनी पॉजिटिविटी भर दी कि उसको ये विश्वास हो गया कि मैं इंटेलिजेंट हूं, और उसी का परिणाम है थॉमस एल्वा एडिशन। समझ रहे हो? यदि उसको बचपन में कहा जाता है कि तू मंद बुद्धि है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो मतलब ही नहीं है कि आप प्रयोग करोगे, साइंटिफिक सोच आपकी क्रिएट होगी, हो ही नहीं सकती। तो थॉमस एल्वा एडिशन का एग्जाम्पल ये बताता है कि वंशानुक्रम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? वातावरण। 3 नंबर पे सामाजिक व संवेगात्मक विकास से प्रभाव। सामाजिक व संवेगात्मक विकास पे प्रभाव।
पड़ेगा, यस या नो? यहां किसी व्यक्ति ने अध्ययन नहीं किया है, बट ये कॉमन सेंस की बात है। आपके मम्मी पापा बहुत सामाजिक हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपके इमोशंस वैसे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, आप धीरे धीरे सामाजिक बनना शुरू हो जाएंगे। कई बार नहीं होता कि अपना कोई दोस्त है, हम इतने सोशल नहीं हैं, लेकिन हमारे दोस्त ने कहा कि यार हमें उसके चलना चाहिए, यार अपना दोस्त एक है उस संकट में हमें मदद करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अपने दोस्त चले यार चलते हैं। और वही दोस्त कहता है यार कुछ नहीं है, दुनिया बड़ी बेकार है, ये है वो है, किसी की मदद क्यों करें? तो आपके अंदर हाँ सही कह रहा है यार, जबकि आप में मन था करने का। मतलब जैसा इन्वायरमेंट में आप रहोगे वैसे ही गुण आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। 5 नंबर 6 नंबर पे 5 नंबर पे 4 नंबर पे प्रजाति की श्रेष्ठता पे प्रभाव। इसका अध्ययन किया था क्लार्क ने। वहां क्लीनबर्ग है, याद रखना, वंशानुक्रम में। यहां क्या है? क्लार्क है। प्रजाति की श्रेष्ठता मतलब वही कह रहा है, ये कह रहा है अमेरिका में श्वेत और अश्वेत दो लोग हैं। जो अश्वेत हैं उनके साथ इतना भेदभाव किया गया, उनको इतना गंदा वातावरण दिया गया कि उनकी कोई भी चीज ढंग से डेवलप नहीं हुई, आज भी देख सकते हो। और श्वेत लोगों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया, तो वो हर जगह अमेरिका में क्या हुए? आगे हो गए। तो कहीं ना कहीं किसका प्रभाव पड़ा? जबकि एक ही प्रकार के लोग थे, लेकिन एनवायरनमेंट जब डिफरेंट मिला तो एक पीछे रह गए और एक क्या हो गए? आगे चले गए। अंतिम लिख लो, व्यक्तित्व पे प्रभाव, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व पे जो प्रभाव का अध्ययन किया वो किया है कूले ने। किसने किया है? कूले। कि पूरी पर्सनैलिटी अपनी वातावरण से प्रभावित हुए, शारीरिक पक्ष, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, पूरा व्यक्तित्व जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वो किससे होता है? व्यक्तित्व से। अब देखो ये तो आप छोड़ देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अभी तक तो इसे प्रश्न आए नहीं है। प्रश्न आपसे जो पूछेगा ना वो यहां से पूछेगा, वंशानुक्रम और वातावरण H गुणा E का परस्पर संबंध क्या, रिलेशनशिप क्या है? लगभग प्रश्न यहां से आता है। इसको अपन जब सीटेट का सिलेबस देखते हैं तो वहां एक नाम लिखा मिलता है, और सीटेट में भी आया, रिट में भी आया है, एक वर्ड लिखा मिलता है प्रकृति पोषण विवाद। जानते हो प्रकृति पोषण विवाद क्या है? नेचर नर्चर। यहां यू है और यहां ए है, बस ये फर्क है। प्रकृति पोषण विवाद क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। प्रकृति पोषण विवाद से आप क्या समझते हैं? प्रकृति का मतलब क्या समझते हैं आप? प्रकृति है वंशानुक्रम। जो इस प्रकृति के नेचर के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि वंशानुक्रम ही आपकी सभी विशेषताओं को डिसाइड करेगा। वंशानुक्रम ही बताएगा कि आप लाइफ में कहां तक जाओगे। और जो ये पोषण के समर्थक हैं ये कहते हैं कि वातावरण डिसाइड करेगा कि तुम कहां जाओगे। यानी प्रकृति से भी इंपॉर्टेंट कौन है? वातावरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो वातावरण की बात कर रहे हैं और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये प्रकृति की बात कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने मत हैं। अब निष्कर्ष रूप में अपने को क्या समझना है भाई? प्रश्न आपसे सिंपल पूछेगा तो ये पूछेगा प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति के समर्थक का मत है, पोषण के समर्थक का मत है। प्रकृति पोषण विवाद में पोषण का तात्पर्य क्या है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का तात्पर्य क्या है? कैसा भी प्रश्न बना सकता है। और आजकल तो पेपर ऐसा आने लग गया कि जहां आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, भाषा चेंज होगी, नए ऑप्शन आएंगे, नई भाषा बनाएगा। आप अर्थ समझिए कि प्रकृति क्या और पोषण क्या है। प्रकृति है वंशानुक्रम और पोषण क्या है? वातावरण। अपने को निष्कर्ष ये देना है कि दोनों का सापेक्षिक महत्व है, दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। दोनों की अंतः क्रिया से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यह अपना निष्कर्ष होना चाहिए। परीक्षा में जब प्रश्न आए तो आपको आंसर होना चाहिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। आपको ना किसी को कम बताना है और ना ही किसी को ज्यादा बताना, बस ये नजरिया रखना है। अब इसमें कई प्रश्न बना दिए कि प्रकृति की तुलना किससे की जाती है? आत्मा से। इसकी तुलना किससे की जाती है? शरीर से। प्रकृति तुलना किससे की जाती है? बीज से। पोषण तुलना किससे की जाती है? धरती से। ये चारों प्रश्न आए हुए हैं।
आत्मा का संबंध किससे है, वुडवर्थ ने बहुत सारी इनकी तुलना की है। तो ये सब प्रश्न आए हुए हैं जो मैंने लिखा है, तो लिख लो इसके बारे में। प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति पोषण विवाद में लिखो, प्रकृति के समर्थक, प्रकृति के समर्थक, प्रकृति के समर्थक वंशानुक्रम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, प्रकृति के समर्थक वंशानुक्रम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि पोषण के समर्थक वातावरण को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रकृति के समर्थक वंशानुक्रम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि पोषण के समर्थक वातावरण को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। समझ में आ गई ये लाइन? ये सीटेट में बहुत प्रश्न आता है इसके ऊपर। अब इसमें कुछ भी पूछ लेगा, यहां प्रकृति से तात्पर्य क्या है, प्रकृति के अंतर्गत सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये याद रखना वंशानुक्रम अपनी बुद्धि और मानसिक योग्यता से रिलेवेंट है सबसे अधिक, ठीक है। मानसिक योग्यता और बुद्धि जो है वो सबसे अधिक यदि प्रभावित होती हैं तो किससे होती हैं, वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। तो ये थोड़ी चीजें दिमाग में रखना सबके सभी, प्रश्न गलत नहीं होगा, प्रश्न आएगा बाकी इसके ऊपर। अब अपने को लिखना है इसमें, वुडवर्थ के अनुसार, इसके नीचे लिखो वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक वर्ड याद रखना। इन दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम विकास होता है। इन दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम क्या होता है, विकास होता है। इन दोनों की अंतः क्रिया का परिणाम क्या होता है, विकास होता है। वंशानुक्रम की तुलना आत्मा तथा बीज से की जाती है। ये दो प्रश्न है, अलग अलग आए हुए हैं, एक साथ लिखा रहा हूं। वंशानुक्रम की तुलना आत्मा तथा बीज से की जाती है। आत्मा तथा बीज से की जाती है, जबकि वातावरण की तुलना शरीर तथा धरती से की जाती है। शरीर तथा धरती से की जाती है। वातावरण की तुलना किससे की जाती है, शरीर तथा धरती से। ये बात समझ में आई क्या लास्ट वाली आपके? अरे आई कि थोड़ी बहुत? अरे ये कहता है कि आत्मा के बिना शरीर नहीं और शरीर के बिना आत्मा का कोई वजूद नहीं है। आपने बहुत अच्छा बीज लगाया लेकिन धरती अच्छी नहीं मिली तो बीज कोई काम का नहीं रहा। धरती बहुत अच्छी है लेकिन बीज खराब है तो धरती भी कुछ नहीं कर सकती। यानी दोनों का अपना महत्व है, दोनों ही आपके व्यक्तित्व और विकास में बराबर योगदान देते हैं। ये है इसका मत। तो आपको यही सर्वमान्य मत के रूप में याद रखना है कि वंशानुक्रम वातावरण दोनों का अपना अपना महत्व और दोनों के मल्टीप्लेक्शन से आपका डेवलपमेंट प्रारंभ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट धारणा। अब देखो वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा। अब अन्य कारक कौन से, उन पे एक सरसरी तौर पे चर्चा कर रहे हैं, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं इनको, ठीक है। अन्य कारक हेडलाइन डालो। विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, ये नॉर्मल है, इनको चाहे छोड़ भी सकते हो आप। पहला है परिवार की भूमिका। परिवार भूमिका निभाता कि नहीं निभाता है विकास में? वैसे तो मैं अलग से डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, जब विकास के आयाम पढ़ाऊंगा तो वहां सब अलग अलग चलेंगे,
कि शारीरिक विकास में परिवार की भूमिका क्या है, मानसिक में क्या है, सामाजिक में क्या है, संवेगात्मक में क्या है। यहाँ पे एक ही प्रश्न बनता है परिवार की भूमिका पे। परिवार का मतलब समझ रहे हो, माता पिता के बीच रिलेशनशिप, आपका परिवार का आकार, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति, ये सब चीजें परिवार में आ जाती हैं। अब ये सबसे बड़ी जो एजेंसी है परिवार, वो है सामाजिक विकास की। तो मैं जब सामाजिक विकास पढ़ाऊंगा डिटेल से, वहां पढ़ाऊंगा समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी परिवार है। और ये रीट और सीटेट में लगभग प्रश्न आ जाता है समाजीकरण की एजेंसियों के ऊपर। तो वहां थोड़ा सा अपने को परिवार की भूमिका समझनी है। तो सामाजिक विकास को यदि सबसे अधिक प्रभावित करता है वो कौन करता है? परिवार। तो एक छोटी सी लाइन लिखा रहा हूं, लिख लो। इसका सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार का आगे लिख लो। इसका सामाजिक, संवेगात्मक, और नैतिक विकास पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास पे इसका क्या पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव। सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास पे इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लिख लिया? ओके। दूसरा लिखो विद्यालय, स्कूल। स्कूल भी हमारे विकास को प्रभावित करेगा। विद्यालय सबसे अधिक कौन से विकास को प्रभावित करता है? अरे कोग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, यानी मानसिक विकास को सबसे अधिक परिभाषित कहां किया जा सकता है? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं अप्लाइड टाइप के। तो मानसिक विकास को सबसे अधिक परिभाषित कहां करोगे आप? कक्ष में या विद्यालय में। तो लिख लो, यह संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखा रहा हूं, ये सबसे अधिक संज्ञानात्मक प्रभावित करेगा। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक विकास, सामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषात्मक, वैगामक विकास को प्रभावित करता है। वैगामक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। बाकी दोबारा पढ़ाऊंगा तो यहां शॉर्ट में लिख लो, चाहे नाम लिख लो, बहुत है। तीसरा बिंदु है विद्यालय के बाद लिंग का प्रभाव। लिंग की चर्चा मैंने पहले भी की थी। लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा क्या होता है? क्या होता है? जल्दी होता है, ज्यादा होता है। समझ गए? लड़कियों का विकास लड़कों ज्यादा होता है। तो ये पहले पढ़ाया हुआ तो छोड़ दो। 4 नंबर पे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जानते हैं प्रभावित करेंगे कैसे? कई बार प्रश्न पूछे गए यहां से। और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? वे नलिका विहीन ग्रंथियां जिनमें से हार्मोन का स्राव होता है। यदि ये कम या ज्यादा हो गई तो आपका विकास वैसे ही होता है। जैसे पीयूष ग्रंथि पे 2 बार प्रश्न आ गया। ये किसको प्रभावित करती है? ये लंबाई को प्रभावित करती है, ये यौन विकास को प्रभावित करती है, आपके काम शक्ति को प्रभावित करती है। इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। एडिनल ग्रंथि है, वो आपके इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। आपकी लैंगिक ग्रंथियां एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, लड़कों में जो अलग लक्षण है, मोटी आवाज है, दाढ़ी मूंछ का आना है, ये किसकी वजह से है? यदि ये हार्मोन्स कम या डाउन हो गया तो क्या होगा? लड़कों की आवाज लड़कियों जैसी हो जाएंगी। कई लड़के लड़कियों की तरह बोलते हैं, लड़कियां कैसे हरकत करें। और कई लड़कियां होती हैं, मन लड़का कैसा लक्षण आ जाए, बाद में कि बोल रहे हो तुम मोटी मोटी, वो उसका परिणाम होता है। तो विकास इन चीजों से प्रभावित होता है। तो नोट डाल के लिख लो, नोट। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, हमारी लंबाई व यौन विकास को प्रभावित करती है। एक उदाहरण के रूप में याद रखना आपको। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, हमारी लंबाई व यौन विकास को प्रभावित करती है।
यौन, यौन मतलब काम शक्ति। इसी प्रकार एडिनल ग्रंथि है आपकी, ये आपकी इस इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, संवेगात्मक विकास को। इसी प्रकार आपकी एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन किसमें होता है? टेस्टास्टेरोन किसमें होते हैं? लड़की में कौन से, लड़कों में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन किसमें होता है? लड़कियों में। और टेस्टास्टेरोन किसमें होता है? लड़कों में। जो आपके लैंगिक लक्षण है वो इनकी वजह से आते हैं। लैंगिक जो लक्षण है ना वो इसमें आएंगे। मैं फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट पे कम प्रश्न आते थे, आजकल सब आने लगे। लैंगिक लक्षण, प्राथमिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लड़कों के क्या है, लड़कियों के क्या है। ग्रेड फेस्ट में पिछली बार प्रश्न आया था, डीपली पेपर आने लग गए आजकल। तो एस्ट्रोजन किसमें होता है? लड़कियों में। टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है? लड़कों में। तो इनमें हार्मोन्स के कम ज्यादा होने से किससे प्रभाव पड़ता है? लैंगिक विकास से प्रभाव पड़ता है। किससे पड़ता है? लैंगिक विकास। लैंगिक विकास समझ गए क्या आप? मैं फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, बात करूंगा लैंगिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, वो चर्चा अपन करेंगे जब पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये कहने का मतलब ये है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो कम या ज्यादा होने से आपका विकास ऊपर नीचे हो जाता है। ये चीज है काम की बात। और कोई डाउट यहां तक बताओ? फिर लिखो आप मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर। मनोवैज्ञानिक कारक जब भी शब्द आए तो आप फिक्स रखो, 2-4 बिंदु होते हैं वो आते हैं। कौन से होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर में? बताओ। हाँ, आदतें, रुचियां, अभिवृत्तियां, आकांक्षा, मूल प्रवृत्तियां, ये अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। लिख लो। आदत, रुचि, आदत, रुचि, अभिवृत्ति, आदत, रुचि, अभिवृत्ति, आकांक्षा, आकांक्षा, मूल प्रवृत्तियां, हो गया। वेरी गुड। एक जन्म सीक्वेंस का प्रभाव पड़ता है क्या? बर्थ ऑर्डर का प्रभाव पड़ता है क्या आपका? आप कौन से जन्म पे, यदि फर्स्ट आपका बर्थ ऑर्डर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन से पैदा हुए हो, इसका भी विकास से प्रभाव पड़ता है। कौन से का विकास अच्छा होता है? फर्स्ट का नहीं होगा। फर्स्ट का इसलिए नहीं होता कि फर्स्ट का ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब लाड कोड ज्यादा मिलता है। डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहिए आपको, बहुत केयरिंग नहीं चाहिए, बहुत केयरिंग नुकसान करती है। पहला बच्चा लाडकोट से होता है, बोले शिव शंकरी कृपा से होता है, कितना बर्थ करना पड़े ना हुआ है ना। मम्मी पापा को मन कौन भरे, बिन बड़ा गोदी लिए हांडे पूरा दिन, दादा कौन भरे, चाचा कौन भरे, वो चाहेगा वो चीज आएगी उसके लिए। लेकिन जैसे सेकंड नंबर आया तो उस इतना क्रेज नहीं रहेगा पेरेंट्स में, वो चीजें छीनेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा, खुद गिरेगा, भागेगा। थर्ड नंबर वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड यदि 3 बच्चे हुए हैं तो उसमें बेस्ट डेवलपमेंट इसका है। ये बैलेंसिंग पर्सनालिटी बनता है, मध्यम सीक्वेंस सबसे बेस्ट पर्सनालिटी होती है। यद्यपि फर्स्ट वाले से थर्ड वाले का भी अच्छा होगा, क्योंकि वो चीजें खुद करेगा। समझ रहे हो आप? इसलिए जन्म सीक्वेंस भी विकास को प्रभावित करती है। फर्स्ट वाले की अपेक्षा सेकंड वाले का विकास क्या होता है? ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, उसमें छीनने की योग्यता होती है। पहले वाला आपको देखना कभी ऐसा लगेगा भोला टाइप का बंदा लगेगा, अजीब सोया, सुन्नो सोया, हांडगू। आप अपने भाइयों में तुलना कर लेना, कोई अपवाद मिल जाए तो अलग है, अजीब ही है वो, उसके इमोशंस ही अलग हैं। वो हर जगह सेक्रीफाइस करेगा, हर चीज तू ले ले यार मैं रहने देता हूं, तू कर ले यार मैं करता हूं,
छोटे वाला कह देगा मैं घूमने जाऊंगा, आप शादी में जाए ना, ठीक है मैं जाऊंगा, तू जाओ, आप भैया ही कर लेना। बस वो जिंदगी भर ढोता रहता है, सेक्रीफाइस करता है। उसको बचपन से एहसास करे तू बड़ा है ना, तू बड़ा है ना, तू बड़ा है ना, तू बड़ा है ना। इसलिए जिंदगी जो अच्छी जीतते हैं ना, वो छोटे वाले जीतते हैं, ये सच है। उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, उनका एस्पायरेशन लेवल ज्यादा अच्छा होता है। बड़े वाले होते हैं बावली जालर। लिखो, लिख लिया, जन्म सीक्वेंस प्रभावित करेगा। मध्यम वाला ज्यादा अच्छा होता है। कई बड़े वाले अच्छे भी हो सकते हैं, टेंशन मत लेना जो बड़े वाले हैं वो, ठीक है ना। कई बड़े वाले अच्छे होते हैं, बड़े कोई रीजन हो जाता है कोई ना कोई। रोग या चोट और लिख लो, एक कारण और लिख लो, रोग या चोट भी प्रभावित करती है विकास को। रोग या चोट, रोग या चोट समझते हैं ना आप। अरे कोई एक्सीडेंट होगो, बीमारी होगी, उसका प्रभाव भी पड़ता है। कोरोना आज भी प्रभावित कर रहा है हमें, प्रभावित करेगा कई वर्षों तक। जिनके कोरोना हो गया उनके भी, और जिनके नहीं हुआ उन्होंने वैक्सीन लगा ली उनके भी। चोट एक प्रभावित करती है, बहुत प्रभावित करती है। मैं भी झेल रहा हूं। एक साधारण सी छोटी सी थी, अभी ये हो ही नहीं रहा, सही नहीं हो रहा, ताकत ही नहीं आ रही इस हाथ में, क्या करें। साल भर में जाके कोई छोटी सी चोट है, जबकि एक चोट आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, पूरा डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, अपने मेंटल तक खत्म हो जाता है। कई लोगों में डिप्रेशन में आ जाते हैं अपन लोग। हाथ से जिंदगी कैसे होते हैं कई। ये कारक कंप्लीट हो गया आपका। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं विकास की अवस्थाएं। ये चौथा पार्ट है आपका इस टॉपिक का। देखो, विकास की अवस्था शब्द जब आएगा और आपसे पूछेगा कि विकास की टोटल अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आपको आंसर देना है विकास की टोटल अवस्थाएं कितनी होती हैं। 10 अवस्थाएं। कितनी होती हैं? टोटल अवस्थाएं होती हैं विकास की 10 अवस्थाएं। मैंने किताब में डाल रखे हैं, बट वो पढ़नी नहीं है आपको, उनके रट्टे नहीं मारने आपको। एक नॉलेज के लिए याद रखना, विकास की टोटल अवस्थाएं कितनी हैं? 10 हैं। लेकिन जब प्रश्न आपसे ये पूछता है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तब आंसर क्या बताना आपको? 4। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। टोटल विकास की अवस्थाएं भी याद रखना, टोटल कितनी होती हैं? 10 अवस्थाएं। बाल विकास से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। कौन कौन सी? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और तीसरा क्या बोल, चौथा वाला मैंने किशोर अवस्था। ये टोटल विकास अपने, ये 4 अवस्थाएं पढ़नी है अपने को। गर्भावस्था वैसे कुछ भी नहीं है, इससे प्रश्न नहीं आते गर्भावस्था पे। मूलतः शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था समझनी है आपको। गर्भावस्था में बेसिक जानना है, 2-4 बातें बता रहा हूं, वो जान लेनी नॉलेज के लिए। ठीक है। गर्भावस्था के बारे में 2-3 बातें जाननी है आपको। गर्भावस्था जो होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? गर्भावस्था के 3 पार्ट होते हैं। एक होती है बीजावस्था, जर्मिनल। एक होती है भ्रूण अवस्था, एम्ब्रियो। और तीसरी इसका नाम गर्भायु। इसका समय होता है 270 से 280 दिन। 9 महीने के हिसाब से 280 दिन होते हैं, लेकिन इनमें से एक ही ऑप्शन में आएगा, चाहे 270 आ जाए, 280 आ जाए, कंफ्यूज मत होना। 270 से 280 दिन किसी अवधि होती है किसकी? गर्भावस्था की। गर्भावस्था के 3 पार्ट हैं। कौन से? बीजावस्था। बीजावस्था क्या होती है? जर्मिनल क्या होता है? ये जो होती है ना, ये
0 से 2 सप्ताह का टाइम होता है। इसमें बच्चा ना वो अंडे के आकार का होता है, युक्ता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? युक्ता। याद हो तो कर लीजिए, जरूरी को नहीं है, तो नॉलेज की बात है। सीडीपी में कई बार आ जाता है, बाकी आने की चांस बहुत कम है, रेयर चांस में, आप छोड़ भी सकते हो इसको। 0 से 2 सप्ताह का समय किसका होता है? बीजावस्था का। इसमें बच्चा अंडे के आकार का होता है, इसको क्या बोलते हैं? युक्ता। ये भ्रूण अवस्था होती है। यहां पे एक प्रश्न आया हुआ है थर्ड ग्रेड एग्जाम में कि शरीर के अंगों का निर्माण कहां से स्टार्ट होता है? तो शरीर के अंगों का निर्माण कहां से स्टार्ट होता है? भ्रूण अवस्था, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। इसमें 3 लेवल हैं। एक होता है बहिस्तर, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं, एनटीटी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। मध्य स्तर और अंत स्तर। आपसे यह पूछेगा कि शरीर के बाहरी अंगों का निर्माण कौन से स्तर में होता है। बाहरी अंग क्या? आपकी स्किन है, आपके बाल हैं, आपके दांत है और नाखून है। दांत भी स्तर में आते हैं। अपन जब शारीरिक विकास में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 6 महीने से दांत शुरू होते हैं, जबकि भ्रूण अवस्था से दांत शुरू हो जाता है, निर्माण शुरू हो जाता है इनका। तो जो बहिस्तर है उसमें क्या होगा? स्किन का निर्माण, बालों का निर्माण, दांत और नाखून का निर्माण शुरू हो जाता है। मध्य स्तर वो होता है जब आपकी मांसपेशियों का निर्माण शुरू होता है, और अंत स्तर वो होता है जब आपकी पाचन प्रणाली का निर्माण, ठीक है ना, आपकी किडनी, लीवर, इनका निर्माण शुरू हो जाता है, वो होता है अंत स्तर। तो हल्का सा लिख लेना इसमें। भ्रूण अवस्था में क्या लिखोगे आप? शरीर के अंगों का निर्माण शुरू। इसके 3 लेवल हैं। बहिस्तर, बहिस्तर का मतलब है मांसपेशियां, दांत, नाखून, स्किन, बाल, ये किस स्तर में डेवलप होते हैं? बहिस्तर में। दांत, नाखून, बाल, ये बहिस्तर में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा कौन सा है? मध्य स्तर। मध्य स्तर कौन सा होता है? मांसपेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है। मांसपेशियों का निर्माण शुरू। मध्य स्तर में मांसपेशियां, बहिस्तर में स्किन हो जाएगी, बाल हो जाएंगे, दांत हो जाएंगे, नाखून हो जाएंगे, और अंत स्तर में लिखे ना पाचन प्रणाली। पाचन प्रणाली मतलब फेफड़े वगैरह, इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। अंत स्तर में पाचन प्रणाली जैसे फेफड़े, इनका निर्माण शुरू। किडनी, लीवर दोनों डेवलप होने लग जाते हैं। बताओ सही है यहां तक? वेरी गुड। और तीसरी जो अवस्था होती है वो गर्भावस्था ही होती है। इसका समय जो होता है ना वो 2 सप्ताह से 2 माह का होता है। 2 सप्ताह से 2 महीने की होती है भ्रूण अवस्था, और जो गर्भावस्था होती है वो होती है 2 माह से जन्म। 2 माह से जन्म तक का समय क्या होती है? गर्भावस्था। दो माह से जन्म तक का समय लिख लिया? कोई दिक्कत है किसी को? ये याद रखना हल्का सा, कुछ नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब पहली अवस्था स्टार्ट कर